तो जो भी कोर्सेज हैं उनको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप लोग करना चाहते हो। लेकिन याद रखिएगा इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसके लिए सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी। क्योंकि सर यहां पे स्पेसिफिक नहीं बोला है ना, जैसे कहीं पे हिंदी बोल रहा है, हिंदी इंग्लिश बोल रहा है, तो भैया ऐसे नहीं बोल रहा है ना, तो कोई भी हो चल जाएगा भैया। बीए प्रोग्राम में जाओगे, मजे करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तीनों के तीनों मेजर उठा लो यार, अलग से पढ़ने की झंझट ही खत्म, अलग से पढ़ने का झंझट ही खत्म। तो इसलिए जाके आप लोग कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है यार। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, इतनी गारंटी है। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि क्या मेहनत समझ में आई नहीं आई, यानी कि मेजर जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो मैंने तुझे यहाँ पे बता दिया। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आप में से बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर सीयूटी 2024 का एग्जाम बहुत नजदीक है, तो एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो भी एडमिशन प्रोसेस है उसको एक बार बता दीजिए। क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, कौन से आप लोगों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसके अंदर काम करते हैं, क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इसके अलावा कंपटीशन कितना है। इन सारे सवाल जो आपके थे उन्हीं को दूर करने के लिए कंप्लीट वीडियो होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, अड़ोसी पड़ोसी सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन सभी को पता लग जाए कि क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या उसको लेना चाहिए और किस तरीके से उसको आगे बढ़ना है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जानने की कोशिश इसके अंदर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर इसकी पूरी एडमिशन प्रोसेस क्या होती है। तो बेटा इसकी एडमिशन की जो प्रोसेस है उसका स्टार्ट होता है जब आप लोग सीयूटी 2024 का फॉर्म भरोगे, तो उस टाइम पे आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी को क्या करना है, टिक मार्क करना है। उसके अंदर फॉर्म के अंदर आपसे पूछा जाता है कि किस किस यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, तो उस यूनिवर्सिटी को आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप सभी से पूछा जाएगा कि आप लोग उस यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो, तो जो भी कोर्सेज हैं उनको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप लोग करना चाहते हो। लेकिन याद रखिएगा इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसके लिए सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी, कि किस तरीके से आप लोगों का एलिजिबिलिटी होना चाहिए, वो आप सभी का इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि एक इत्तू सी भी चूक वो आप लोगों को बाहर कर देगी। तो क्या क्या है, चलिए क्या हो गया। सबसे स्टेप 1 है, आप लोगों ने सीयूटी 2024 का फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में उसके कोर्सेज के लिए सेलेक्ट कर लिया है, और देन आप लोगों को सीयूटी का एग्जाम दे देना है। देने के बाद में आप लोगों से जब इनका पोर्टल है जो है सीएसईएस पोर्टल, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अपना स्पेशल पोर्टल है जिसका नाम है सीएसईएस पोर्टल, जिसके ऊपर ये पूरी एडमिशन प्रोसेस कराती है। तो उसके अंदर 3 फेजेस में पूरी प्रोसेस चलती है। पहला फेज होता है जिसके अंदर आप सभी को यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, यानी कि उनका जो सीएसईएस पोर्टल है उस पर आप लोगों को अप्लाई करना है। कैसे करना होगा, जब फॉर्म आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो सीएसईएस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में सेकंड जो फेज होता है उसके अंदर आप लोगों से प्रेफरेंसेस मांगी जाती हैं। प्रेफरेंसेस का मतलब है कि किस कोर्स का, किस कॉलेज के अंदर आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हो, उसके आप लोग प्रेफरेंसेस उसके अंदर भर दीजिए। उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको भर दीजिए कि भैया नॉर्थ कैंपस चाहिए, साउथ कैंपस पहले चाहिए, या ऑफ कैंपस चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को भरना है। थर्ड जो होता है वो फेज होता है, ये आप लोगों का सीट अलोकेशन होता है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को जो भी कॉलेज अलॉट हुई है, क्योंकि आपने प्रेफरेंसेस को भर दिया है, इसके बाद में जो भी कॉलेज आप सभी को अलॉटमेंट होगा वो आप लोगों को थर्ड फेज में मिल जाएगा। अब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा, यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स। आप सभी के लिए बोला गया है मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूटी यूजी 2024 इन दोज सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपीयरिंग हैज पास्ड क्लास 12th। यानी कि सीयूटी 2024 का अगर आप लोग पेपर दे रहे हो तो आप सभी को अपीयर उन्हीं सब्जेक्ट्स में होना है जिनको आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़ा है, वो सब्जेक्ट में ही आपको जाना है। अदरवाइज आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो जाओगे और आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन प्रोसेस है ना उसमें पार्टिसिपेट तो कर लोगे, लेकिन कॉलेज अलॉट नहीं होगा, क्योंकि हर बार आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से बाहर हो जाओगे। ये मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट के साथ हमने देखा है, 22 में भी देखा है, 23 में भी देखा है। आप सभी को यह चीज याद रखनी है कि भैया अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर मैंने पढ़ा है तो मैं वही लूंगा, साथ में जो मैंने लैंग्वेज पढ़ा है उस लैंग्वेज को ले लूंगा। जीटी नहीं पढ़ते हो तो जीटी को तुम लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट सब्जेक्ट तेरा वही होना चाहिए। अगर बाहर ले रहे हो, उससे बाहर जा रहे हो, तो फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं करोगे और तुम बाहर हो जाओगे एडमिशन प्रोसेस से पहले ही। तो इसलिए आप सभी को यह दिमाग में बिठा लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब अपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं वो तुम्हारे पास होने चाहिए। इसके अलावा आप लोगों का जो एडमिशन होगा या आप लोग जो स्कोर लेके आओगे उसके बेसिस पे आप सभी का होने वाला है। अब यहां पे सबसे बड़ी बात है कि सीएसईएस पोर्टल के ऊपर कितनी फीस लगती है। तो फीस की जब बात की जाती है तो आप सभी चाहे जनरल कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी एनसीएल है, तो 250 रुपए आप सभी की फीस लगती है। उसके अलावा अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी से है तो 100 रुपए की आप लोगों की फीस इसके ऊपर लगती है। तो यह आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फीस कितनी होती है।
इसके बाद में अगर आप लोग अपनी तैयारी उसको जबरदस्त तरीके से करना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे प्रीमियम कंटेंट के अंदर यूजिंग द कोड Y485 जैसे ही आप सभी लगाएंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी कि सर क्या होता है ये। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ये मायने बहुत रखता है यार। जैसे सीयूटी का आप लोग जब फॉर्म फिलिंग करते हो तो सीयूटी के अंदर आप सभी के लिए सेक्शन जो 1 होता है उसको 2 पार्ट्स में बनाया जाता है, सेक्शन 1A और सेक्शन जो आप लोगों का है सेकंड सेक्शन जो लैंग्वेज का होता है। यानी कि सर सेक्शन जो आप लोगों के पास ये 2 हो गए हैं तो उनमें वो लैंग्वेजेस को देते हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कहती है कि भैया हम लोग जो सेक्शंस जो सीयूटी दे रहा है उसको मैं नहीं मानूंगा, मैं सीधा बोलता हूं कि आप लोगों को क्या करना है, लिस्ट जो आपकी ये दे दी है पूरी, इसके अंदर क्या बोल दिया है कि भैया ये आप लोगों का क्या है, लिस्ट ए है, जिसके अंदर जैसे सीयूटी के अंदर आपको क्या बोला जाता है 1A 1B आप सभी को बोला जाता है, लेकिन इन्होंने कंबाइंड कर दिया और बोल दिया कि भैया कम से कम तुम्हारे पास इनमें से एक लैंग्वेज होनी चाहिए। पूरी लिस्ट देख लो, इस लिस्ट में जब भी तुम लोग अपीयर हो रहे हो सीयूटी के अंदर तो एक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी मांगेगी आपसे लैंग्वेज। अगर तेरे पास लैंग्वेज नहीं है ना तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से तुम पहले ही बाहर हो गए हो। लैंग्वेज आपको एक कम से कम लेनी है, 2 ले लो 3 ले लो, वो चॉइस है आपकी, एक तो आपको लेनी है इस लिस्ट के अंदर से, ठीक है। अब इसके बाद में बोलता है कि जैसे आप सभी से सीयूटी का फॉर्म फिलिंग कराया जाता है तो उस टाइम पे बोला जाता है कि आप सभी को 27 जो डोमेन्स है, जो 27 डोमेन्स है, जो लिस्ट आप सभी को दी जाती है किसकी तरफ से बेटा, आप लोगों के सीयूटी की तरफ से, तो उसके अंदर आप सभी को क्या है 27 डोमेन्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक लिस्ट होती है B1 और एक लिस्ट होती है B2। अब इस B1 के अंदर क्या करती है, वो मेजर जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको बच्चा पढ़ता है क्लास 12th के अंदर सबसे ज्यादा, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हुआ, अकाउंटेंसी हुआ, कंप्यूटर साइंस हुआ, इस तरीके से जो भी वो पढ़ रहा है मेजर सब्जेक्ट उनको यहां पे डाल देती है। और B2 के अंदर क्या करती है 9 सब्जेक्ट को रखती है, जो क्या होता है एडिशनल बच्चा ले लेता है, जैसे कि आप लोगों से फिजिकल एजुकेशन ले लिया, टीचिंग एप्टीट्यूड ले लिया, परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह ले लिया, उसको यहां पे ले लेगा। तो आप सभी को याद रखना है कि अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एलिजिबल होना चाहते हो तो कम से कम 2 सब्जेक्ट आपका B1 से होना चाहिए। B1 का मतलब क्या हुआ, इन सब्जेक्ट में से होना चाहिए, जो ये 18 है ना इनमें से कम 2 होना चाहिए। 3 अगर तुम लोग ले लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप लोग बोलते हो सर मैं तो 2 ही लेना चाहता हूं यहां से, तो एक डोमेन आप यहां से ले सकते हो, बस एक। इससे ज्यादा अगर तुमने लिया तो तुम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से वैसे ही बाहर हो जाओगे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए जो क्राइटेरिया है वो यही है कि आपका B1 में से कम 2 होना चाहिए, कम से कम यानी कि 2 होना चाहिए। और जो सेकंड आपका जो थर्ड जो डोमेन है उसको आप लोग B1 और B2 में से कोई सा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट 2 यहां से होना चाहिए। तीनों यहां से ले लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा आप लोग और जो भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मेरी मानो तीनों यहीं से ले लो या 2 कम से कम यहां से ले लो, एक यहां से ले लो। तो तुम्हारे लिए क्या कंडीशन हो गई है, कंडीशन ये हो गई है भैया कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है तो तेरे पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, 3 डोमेन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बेटा, इसके अलावा अगर जीटी ले लेता है तो बहुत अच्छी बात है, तो ये तेरे पास होना चाहिए। लेकिन ये डोमेन और लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, जो तुमने क्लास 12th के अंदर पढ़ा हुआ हो, पढ़ा होना चाहिए। अगर ये पढ़ा नहीं है ना बेटा तो तुम वैसे ही बाहर हो जाओगे। डोमेन और लैंग्वेज तुमने क्लास 12th के अंदर पढ़ी हुई होनी चाहिए, तो ये तुम्हारा बेस्ट कॉम्बिनेशन है। चलते हैं आगे। अब बारी आती है कि अगर अब हम लोग ये देखते हैं कि सर प्रोग्राम स्पेसिफिक क्या होता है, यानी कि जो तुम लोग करना चाहते हो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगता है, तो वो तुम लोग देखोगे और इसी से तुम्हें पता लग जाएगा कि एंड में क्या होने वाला है। सारी चीजें आपको पता लग जाएगी, लास्ट तक देखना है क्योंकि कंपटीशन भी बताऊंगा, सेफ स्कोर भी बताऊंगा, कैसे तैयारी करनी है वो भी बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले देखो कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन करना चाहते हो किसी लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि सर मैं बीए ऑनर्स अरेबिक में करना चाहता हूं, बंगाली में, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, जिसमें भी करना चाहते हो, तो उसके लिए जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो क्या है, देखो ये रहा 2 कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन और सेकंड कॉम्बिनेशन। याद रखना अगर इस तरीके से कभी भी कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं तो पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो पहले कॉम्बिनेशन को दी जाती है। जब पहले वाला कॉम्बिनेशन जो है उसमें बच्चा अगर फुल हो गया और फिर कोई अगर सीट बच जाती है तो आपको सेकंड वाले में प्रायोरिटी दी जाती है। तो पहले वाले में याद रखना है, यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है डिजायर। डिजायर का मतलब है कि जिसमें भी तुम लोग लैंग्वेज का कोर्स करना चाहते हो वो लैंग्वेज यहां पे तुम्हारे पास होनी चाहिए। आगे बोला गया है एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1। देख लो मैंने तुम्हें बोला था ना कि B1 लिस्ट है, उसके अंदर से कम 2 सब्जेक्ट हो। एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 एंड एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर B1 और B2। चाहे तुम B1 और B2 में से एक सब्जेक्ट कोई सा भी ले लो चल जाएगा, लेकिन 2 कम से कम तेरा वहां से होना चाहिए। कहां से, B1 से। तीनों ले लोगे तो बहुत अच्छी बात है,
ये तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके अकॉर्डिंग है। और दूसरा कॉम्बिनेशन है भैया कोई भी लैंग्वेज ले लो, 2 सब्जेक्ट आपका B1 से होना चाहिए, 1 सब्जेक्ट आपका B1 और B2 से होगा तो भी काम चल जाएगा। लेकिन पहले वाले को आपको मीट करना है, क्योंकि मान लीजिए मुझे बंगाली में करना है तो बंगाली तेरे पास होनी चाहिए, यहाँ पे बंगाली। अगर तुम्हें उर्दू में करना है तो उर्दू होना चाहिए, अगर तुम्हें इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश होना चाहिए। तो इस तरीके से तुम्हें ये मीट करना जरूरी है। अब मैं आता हूं, ये तो लैंग्वेज का हो गया, अब मैं आता हूं सबसे जो मोस्ट डिमांडिंग है वो है सर आर्ट्स के। आर्ट्स के मतलब क्या हुआ, आर्ट एंड सोशल साइंस के अंदर जो होता है। मेरे भाई एक मैं आपको बताना चाहूंगा, वो क्लियरिफाई कर देता हूं, जहां पे भी ये B1 B2 लिखा हुआ है कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं बोल रहा है, यानी कि वहां पे ये नहीं बोल रहा ना कि यही सब्जेक्ट चाहिए, उसके लिए सारे लोग अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपको ये लैंग्वेज में क्या आया था, एक लैंग्वेज 2 डोमेन B1 से, एक लैंग्वेज B1 और B2 से कोई भी ले लो चल जाएगा। यानी कि सर वहां पे चाहे कॉमर्स का है, आर्ट्स का है, साइंस का है, सब ले सकते हैं। अगर मान लो कि कल को तुमसे बोल दिया जाए कि एक सब्जेक्ट जो तुम्हारा मैथ होना चाहिए, तो भैया फिर तो कौन लेगा, या तो साइंस वाला लेगा या फिर कॉमर्स में जिसके पास मैथ है, या आर्ट्स में जिसने मैथ पढ़ी है वो जल्द चला जाएगा। लेकिन वो स्पेसिफिक हो गया है, उसके अलावा आप सभी सबके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अब देखो क्या है यहां पे, अगर BA आर्ट्स एंड सोशल साइंस के अंदर जाना चाहते हो तो इतने सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर ये चीजें होती हैं जो ऑनर्स के हैं इन सब्जेक्ट्स के लिए। अब इनका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या होता है चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मोस्टली का मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक हैं जिनको मैंने स्पेशल नाम दे दिया। देखो यहां पे लिखा हुआ है ना सम स्पेशल कॉम्बिनेशन, जिनके लिए कुछ अलग वो मांगता है। लेकिन मोस्टली के लिए क्या मांगता है, मोस्टली के लिए वो बोल रहा है कि कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUT इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। पहला सब्जेक्ट बोल रहा है तेरे पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए। अब लैंग्वेज इंग्लिश हो, हिंदी हो या इसके अलावा उर्दू हो, जो भी है चल जाएगा। और यहां पे बोला गया है एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1। भैया B1 बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 2 सब्जेक्ट तेरा B1 से होना चाहिए, तीनों ले लेगा काम चल जाएगा। मैंने तुम्हें यह चीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो B1 से हो गया, ठीक है। यानी कि जो तुम्हारे मेजर सब्जेक्ट है ना, जैसे साइंस के लिए क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है। कॉमर्स के लिए क्या होता है, अकाउंटेंसी हुआ, BST हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, या फिर अगर मैं आर्ट्स में जाता हूं तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, या फिर आपका कोई और भी मेजर है, वो सब तुम्हारे किस में है, B1 में, मेजर B1 में। और जो एडिशन लेते हो ना वो तुम्हारे क्या होते हैं, B2 में होते हैं। तो मेजर ले लो यार, काम ही खत्म, कोई इतना सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1। और तीसरा सब्जेक्ट है वो जो तुम लोग चाहे B1 से लो चाहे B2 से, यानी कि इसके लिए भी क्या रिक्वायर्ड है, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, तो ये तुम्हारे पास होना चाहिए। अब मान लीजिए यहां पे आपसे करना चाहते हो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हो, तो अब देखो आप लैंग्वेज मांग रहा है लेकिन उसके साथ मैथमेटिक्स मांग रहा है। मैथमेटिक्स तेरे पास होनी चाहिए, अगर मैथमेटिक्स है तो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में जा सकता है, अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो नहीं जा सकता। क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज मैथमेटिक्स, क्योंकि ये B1 से है, एक सब्जेक्ट B1 से आ गया है। यहां पे बोल रहा है एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम B1, यानी कि 2 सब्जेक्ट जो ले रहा है ना उसमें से B1 से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक और एक कितना हो जाएगा, 2, और एक तुम्हारा B2 से हो गया, तो सभी काम चल जाएगा, हो जाएगा काम। ठीक है, ओके भाई, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं आगे जाता हूं कि अगर मैं BA ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता पे जाता हूं तो क्या होगा, अगर मैं पत्रकारिता पे जाता हूं तो क्या होगा। अगर मैं यहां पे देखूं तो भैया यहां पे देखो कॉम्बिनेशन 1 क्या कह रहा है, बोला सर हिंदी मेरे पास होना चाहिए लिस्ट 1 से, हिंदी मेरे पास होना चाहिए लिस्ट 1 से। और बोला गया लिस्ट A मतलब क्या हुआ, जिसमें सारी की सारी लैंग्वेजेस तेरे पास है। उसके अलावा क्या बोला, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 से कोई सा भी 2 सब्जेक्ट होंगे, तीसरा सब्जेक्ट चाहे B1 से हो B2 से हो, काम चल जाएगा। या फिर अगर तेरे पास ये नहीं है तो दूसरा कॉम्बिनेशन कहता है हिंदी तेरे पास है और अगर तेरे पास GT है तो भी तेरा काम हो जाएगा। यानी कि इससे तुम्हें क्या समझ में आया कि सर कुछ कोर्सों में मेरा काम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं ये ले लेता हूं, मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, मेरे लिए बेस्ट ये है भाई कि एक लैंग्वेज ले लूं, 3 डोमेन ले लूं, प्लस में एक GT ले लूं। अगर ये मैं कर लेता हूं ना बेटा, तो मैम ये मान के चलो 98 to 99% कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। तो तुम्हारा काम बन जाएगा। जहां पे स्पेसिफिक लिखा हुआ है ना हिंदी पत्रकारिता में, तो हिंदी चाहिए यार, इंग्लिश ले लोगे तो काम नहीं चलेगा ना। अब क्या हुआ, अगर तुम लोग जर्नलिज्म में जाना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, सर इंग्लिश होनी चाहिए और तुम्हारे पास 2 सब्जेक्ट B1 से होने चाहिए, एक सब्जेक्ट B1 B2 से होगा तो भी काम चल जाएगा। यहां पे बोला है या फिर इसके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन है इंग्लिश हो तुम्हारे पास या GT हो तो भी काम हो जाएगा। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया ना, ये हमेशा मैं कहता हूं ये सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, इसके बाहर कुछ नहीं, ये ले लोगे काम हो जाएगा। आगे अगर मैं जाता हूं तो आगे तुम्हारा है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म
जर्नलिज्म जाना चाहते हो तो जर्नलिज्म के लिए जरूरी है इंग्लिश होना चाहिए, या तुम्हारे पास जीटी या इंग्लिश जीटी हो तो भी चल जाएगा, या हिंदी और जीटी है तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर मैं मल्टीमीडिया, अब तुम यहां पे देखो, अगर तेरे पास जीटी नहीं है ना तो तुम इस कोर्स के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। जीटी नहीं है तो इस कोर्स के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, यानी कि जीटी रिक्वायर्ड है, यानी कि मेरे लिए 1 लैंग्वेज 3 डोमेन 1 जीटी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब यहां पे देखो मल्टीमीडिया में जाना चाहते हो तो यहां पे भी देखो लैंग्वेज कोई सी भी होगी चलेगा। यहां पे बोला गया है कि एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम B1 B2 है तो हो जाएगा, या फिर थर्ड मेरे पास क्या है वो तुम्हारे पास जीटी होना चाहिए, यानी कि इसके लिए क्या मान रहा है, एक लैंग्वेज एक डोमेन और एक जीटी, यानी कि सर जीटी कहीं कहीं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर तुम्हारे पास एक लैंग्वेज। अब इसलिए क्या हुआ, अब देखो तुम्हारे पास अगर एक लैंग्वेज 3 डोमेन और एक जीटी होता तो तुम इस कोर्स के लिए बन गए ना भाई। एक लैंग्वेज से लैंग्वेज गया, एक डोमेन से एक डोमेन आ गया, यहां से 3 में से एक डोमेन आ गया, जीटी से जीटी आ गया, तो भैया तुम्हारा काम बन गया, तुम इस कोर्स के लिए भी एलिजिबल हो गए। अब बारी आती है बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम का मतलब होता है कि सर एक मेजर सब्जेक्ट होता है एक माइनर, जैसे मेजर आपने पॉलिटिकल साइंस ले लिया, मेजर में तुमने क्या लिया, पॉलिटिकल साइंस ले लिया, माइनर में तुमने हिस्ट्री ले लिया, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वो तुम्हारा क्या है, बीए प्रोग्राम कहलाता है। तो यहां पे देखो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, यानी कि यहां पे रिक्वायरमेंट है एनी वन लैंग्वेज और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 प्लस एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2, यानी कि तुम्हारा क्या बोल रहा है कि एक लैंग्वेज कोई सी भी ले लो और इसके अलावा तुम्हारा B1 से 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, और यहां पे लिखोगे तो देखो क्या लिख रहा है, B1 और B2 से 1 सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि सर यहां पे रिक्वायरमेंट है एक लैंग्वेज 3 डोमेन की, यानी कि सीधा सीधा मैं कहूं तो चाहे साइंस का बच्चा है, कॉमर्स का है या आर्ट्स का है, तीनों एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि सर यहां पे स्पेसिफिक नहीं बोला है ना, जैसे कहीं पे हिंदी बोल रहा है, हिंदी इंग्लिश बोल रहा है, तो भैया ऐसे नहीं बोल रहा है ना, तो कोई भी हो चल जाएगा भैया, बीए प्रोग्राम में जाओगे मजे करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा कॉम्बिनेशन भी तुम्हारे सामने यहां पे है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो अपनी जबरदस्त तरीके से तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे प्रीमियम कंटेंट में यूजिंग द कोड Y485। Y485 जैसे ही आप लोग लगाओगे भैया मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जाके एनरोल कर लीजिएगा भैया अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से, और कमेंट सेक्शन के अंदर बोलिएगा बेटा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसको आप सभी के लिए बहुत सिंपल वे में करने के लिए, क्योंकि जिससे आप लोग मैक्सिमम चीजों के लिए एलिजिबल हो जाओ। यही मेरा सिर्फ एक मोटो है, हमारी टीम का मोटो है, जिससे आपके जो भी डाउट्स है ना वो दूर हो जाए। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे जो जरूरत है, अब साइंस के जो बच्चे होते हैं तो साइंस के बच्चे इतने कोर्सेज कर सकते हैं, इतने कोर्सेज कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे कोई टेक्नोलॉजी में जाना चाहता है तो बीटेक कर सकता है। बीटेक यहाँ पे 2 में होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक इनोवेशंस के अंदर होती है। उसके अलावा आप देखो ये बीएससी ऑनर्स के सब्जेक्ट्स आप सभी के सामने हैं, इनको आप लोग कर सकते हो। अब देखो यहां पे मैं साइंस के बच्चों को 2 ग्रुप में बांटता हूं, एक होता है बायोलॉजी ग्रुप, यानी कि जिसके पास क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, और एक होता है हमारा मैथ ग्रुप। मैथ को मतलब क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है। अब चलिए, लेकिन यहां पे एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको सुनिएगा, ढंग से सुनिएगा। क्या है, देखिए यहां पे अगर आप लोग आते हो बायोलॉजी ग्रुप की जब बात की जाती है तो बायोलॉजी ग्रुप के अंदर क्या होता है कि अगर बायोलॉजी के अंदर जाना चाहते हो तो ये जो बायोलॉजी के कोर्सेज हैं, जैसे हम लोग बात करें बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो आप लोग एंथ्रोपोलॉजी में, इसके अलावा बायोलॉजिकल साइंस के अंदर जाना चाहते हो बॉटनी जूलॉजी ये क्या है तुम्हारा बायोमेडिकल साइंस है, या जिसमें भी आप लोग जाना चाहते हो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जाना चाहते हो, तो इसके लिए जो कॉम्बिनेशन है वो ये है आपका। मोस्टली जो कॉम्बिनेशन जो है क्या है, आप सभी से मांग रहा है कि आपके पास फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, अब बायोलॉजी होनी चाहिए, या फिर बायोलॉजिकल स्टडी आपने पढ़ी हो, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी हो, या बायो जो केमिस्ट्री है वो पढ़ाओ। अब यहां पे बच्चे बोलेंगे सर यहां पे तो लैंग्वेज ही नहीं मांगा है, 3 डोमेन में मेरा काम हो गया। अरे ढक्कन सुन, नीचे क्या लिखा हुआ है, देख क्या लिखा हुआ है, मेरिट बेस्ड ये तो है, नीचे लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 30% स्कोर इन एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए इन सीयूईटी, यानी कि तुमने लैंग्वेज का पेपर तो देना ही देना है, लेकिन उसमें तेरा 30% से ज्यादा नंबर होना चाहिए। जब ये तेरे पास है तो तेरा काम हो जाएगा, अदरवाइज नहीं कर सकता है। यानी कि इसके लिए मेरा कॉम्बिनेशन क्या बना है, 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है, लैंग्वेज में मेरा 30% से ज्यादा मेरे मार्क्स आने चाहिए। अगर 30% से ज्यादा मेरे मार्क्स हैं तो मेरा काम हो जाएगा, अदरवाइज मैं बाहर हो जाऊंगा। दिमाग में बैठ गया आपके, आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। तो ये आप सभी का हो गया इस तरीके से आपको, यानी कि आपका बायोलॉजी ग्रुप में जो आपका यहां पे बोला गया है लैंग्वेज के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए, 30% आपके क्या होने चाहिए, मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। अगर इससे कम है तो तुम बाहर हो, फिर तो तुम इसके लिए जा ही नहीं सकते, तुम बाहर हो भैया। फिर तो तुम्हारा जो नॉर्मल और सब्जेक्ट बचे हैं जिनके अंदर लैंग्वेज का जुड़ेगा वहां पे तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर नहीं जा पाओगे। क्यों, 30% है ही नहीं है तो तुम एलिजिबल ही नहीं हो। समझ में आया, तो 30% से ज्यादा होना चाहिए। आगे जो बारी आती है, अगर तुम लोग जाना चाहते हो कि स्पेशली लिखा हुआ है बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री के अंदर जाना चाहते हो तो इसके लिए 2 कॉम्बिनेशन है। एक तुम्हारे पास है क्या है,
केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, प्लस तुम्हारे पास क्या है, फिजिक्स है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल ये है, या फिर तुम्हारे पास मैथमेटिक्स हो, यानी कि तुम्हारे पास फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री है या मैथ है तो तुम भी काम हो जाएगा। लेकिन जो तुम्हारे पास सब्जेक्ट है कौन सा, 30% तेरा मिनिमम होना चाहिए। क्या है बेटा, 30% तेरा लैंग्वेज में होना ही चाहिए, उससे ज्यादा ही तेरे पास क्या होना चाहिए, होना चाहिए। अगर लैंग्वेज में 30% से ज्यादा नहीं है तो तुम लोग क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। यहां पे मैंने स्पेशली ये देखो, ये लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ यहां पे कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है। अगर तुम्हारा लैंग्वेज में वो मांगेगा पूरा मार्क्स तो लैंग्वेज प्लस क्या हो जाएगा, लैंग्वेज प्लस तुम्हारा 3 डोमेन हो जाएगा। लेकिन वो स्पेशली यहां पे बोल रहा 30% रिक्वायर है। क्या है बेटा, 30% यहां पे रिक्वायर है। समझ में आ गया बात। इसी तरीके से आगे जाते हो तो अब आता है मैथ ग्रुप। मैथ ग्रुप के अंदर भी आप लोग कर सकते हो। अगर मैथ ग्रुप में जाते हो तो मैथ ग्रुप में किस किस चीज में जा सकते हो, देखो मैथ ग्रुप में आप लोग क्या कर सकते हो, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलीमर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2 स्पेशल होते हैं। देखो एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, एक होता है तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन। यहां पे लिखा हुआ है इफ यू हैव कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस इंस्टेंट ऑफ केमिस्ट्री ऑल्सो अप्लाई फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। यानी कि तुम्हारे पास अगर केमिस्ट्री की जगह कि ये कंप्यूटर साइंस है या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस है तो भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई दिक्कत की बात इसके अंदर नहीं है। समझ में आ गया होगा, आई थिंक आप सभी को क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसके अंदर ये चीजें होने वाली हैं, राइट। तो यहां पे आप सभी देख रहे हो कि क्या बोल रहा है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन के अंदर होना चाहिए, देखो क्या लिखा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। लेकिन एक वर्ड और याद रखो, क्या लिखा हुआ है नीचे, 30% मिनिमम। यानी कि साइंस के अंदर एक चीज समझ में आ गई है कि लैंग्वेज जो है ना उसका क्या मांग रहा है, 30%। लेकिन कुछ स्पेशल कोर्सेज होते हैं जहां पे आप सभी से वो मांगेगा लैंग्वेज। कौन कौन से कोर्सेज है अब उनको मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, अब यहां पे अगर आप लोग जाना चाहते हो बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस के लिए, अगर तेरा कंप्यूटर साइंस में जाना सपना है तो बेटा यहां पे तेरा क्या होगा, लैंग्वेज के मार्क्स जुड़ेंगे। उसने बोल दिया यहां पे, देख क्या लिखा हुआ है, एक लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स प्लस में एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ 1 विच फ्रॉम शुड B1 होना चाहिए। कम से कम एक तेरा B1 से होना चाहिए और एक तेरा ये रहा, एक और एक, यानी कि 2 तो तेरे B1 से होने चाहिए। B1 से क्या होने चाहिए, 2 सब्जेक्ट, और B2 से अगर एक होगा तो भी चल जाएगा। अगर यहां पे नहीं है तो B1 से ही 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज जुड़ेगा। यानी कि यहां पे पूरी मार्किंग किसमें से होगी, 800 में से, अगर तेरा कंप्यूटर साइंस करने का सपना है तो। दूसरा है, अगर तुम लोग बीएससी ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंस के अंदर जाना चाहते हो तो ये कॉम्बिनेशन है भाई। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में नीचे क्या है, देखो एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है, 2 कॉम्बिनेशन हो गए। लेकिन यहां पे क्या बोला गया है, लैंग्वेज में कितना होना चाहिए, 30%। लैंग्वेज में 30% से ज्यादा अगर है तो काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इससे क्या समझ में आ गया कि सर जहां पे वो मुझसे मांग रहा है साइंस में वो मेरे को जरूरी है, नहीं मांग रहा है तो 30% क्या है, मिनिमम है। अगर इससे कम आ गया ना भाई तो फिर काम खराब, मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा इसके लिए। 30% से ज्यादा होना चाहिए तभी तेरा काम बढ़ेगा। आगे चलिए, आगे अगर हम लोग देखते हैं, अब आप लोग देखो बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में जाना चाहते हो, बीएससी ऑनर्स स्टैटिक्स में जाना चाहते हो, तो ये तेरा कॉम्बिनेशन है, क्या है, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। और डोमेन के अंदर 2 तो कम से कम कहां से होना चाहिए, B1 से, और प्लस एक तुम्हारा B1 से हो या और B2 से हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि यार हमेशा मैं एक चीज ही बोलता हूं कि तुझे क्या करना है, कम से कम, अब यहां पे देख ले क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स कंपलसरी है। मैथमेटिक्स क्या है, कंपलसरी है। अगर तुम इनके अंदर जाना चाहते हो, अगर मैथमेटिक्स नहीं है तुम्हारे पास तो काम नहीं होगा। इसके अंदर पूरा लैंग्वेज के मार्क्स जुड़ेंगे। लेकिन अगर तुम लोग बीएससी ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंस है, बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो, बीएससी ऑनर्स तुम्हारा अगर जियोलॉजी के अंदर जाना चाहते हो तो ये तुम्हारा क्या है, जियोलॉजी के अंदर जाना चाहते हो तो ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसके लिए क्या है, 30%। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां पे 30% मांग रहा है तो उसको आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे अगर हम लोग जाना चाहते हैं तो आगे देखिए, अगर मैं बीएससी ऑनर्स होम साइंस के अंदर जाना चाहता हूं तो ये इसका कॉम्बिनेशन है। देख लो कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है, कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है, तुम्हारे पास ये है, ठीक नहीं, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, होम साइंस के लिए भी तुम्हारा 30% मिनिमम होना चाहिए, किसके अंदर, लैंग्वेज के अंदर। अगर 30% से कम है तो एलिजिबल ही नहीं हो। आगे बोला गया है, अगर मैं पास, देखो ये बीएससी ऑनर्स है, बीएससी पास कोर्स है, तो पास कोर्स में तुम्हारी लैंग्वेज के मार्क्स जुड़ेंगे, पास कोर्स में लैंग्वेज के मार्क्स जुड़ेंगे, और एनी 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1।
तो B1 से तुम्हारा एक सब्जेक्ट कम से कम वो B1 से तुम्हारा 2 सब्जेक्ट होना ही चाहिए और एक सब्जेक्ट B2 से होगा तो भी काम चल जाएगा, नहीं तो तुम, यानी कि इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, साइंस के बाहर भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे मांग ही नहीं रहा है कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या जो भी हो। तो इस तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए। देखो इसने बोल दिया है यहां पे क्या हुआ है, एक लैंग्वेज हो गया प्लस में 3 डोमेन हो गया है और 3 डोमेन में से 2 कम से कम B1 से होना चाहिए। समझ में आ गया है ना? ये चीज दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि B1 और B2 क्या है, अन्यथा भैया दिक्कत हो जाएगी। समझ में आएगा? एक चीज बोलूंगा, अपने मेजर सब्जेक्ट्स को ले लो, काम हो जाएगा। मेजर सब्जेक्ट्स को अपने को ले लो, काम हो जाएगा। बस मेजर सब्जेक्ट्स जो तुम्हारे हैं उनको, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आगे जाता हूं तो ये कुछ स्पेशल कोर्सेज और हैं कि जैसे बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड साइंस, और इसके लिए जाना चाहते हो तो तुम्हारा ये देखो ये रहे। इन कोर्सेज के लिए अगर जा रहे हो तो तुम्हारे लिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स प्लस केमिस्ट्री होना जरूरी है। और लैंग्वेज में कितना होना चाहिए? 30% मिनिमम होना चाहिए लैंग्वेज में, कोई सी भी लैंग्वेज हो चल जाएगा। अगर इसके लिए जाना चाहते हो बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड फिजिकल साइंस विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री विद तुम्हारे फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री है, तो उसके लिए ये है, क्या है? फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, और 30% तुम्हारा क्या होना चाहिए? लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए मिनिमम। अब ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारे पास आ गया और सब्जेक्ट्स का है, तो इसके अंदर भी देखो ये कॉम्बिनेशन जो तुमसे मांग रहा है वो तुम्हारे होने चाहिए। लैंग्वेज जहां जहां मैंने 30% लिख रखा है उसका मतलब वही है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, तुम एलिजिबल हो इसके लिए, ठीक है। अब यहां पे अगर तुम लोग जाते हो बीएससी प्रोग्राम मैथमेटिकल साइंस के अंदर जाते हो तो ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, देख लो। यानी कि यहां पे लैंग्वेज का मार्क्स मांग रहा है, लैंग्वेज का मैथमेटिक्स है, यानी कि एक चीज समझ लो कि जो जिसमें मैथ आ रहा है ना वहां पे पूरे में लैंग्वेज जोड़ेगा, जहां पे तुम मैथ से रिलेटेड, यानी कि चाहे कंप्यूटर साइंस पे जाओ, मैथमेटिकल साइंस पे जाओ या किसी और पे। अब जैसे बीटेक कर रहे हो तो बीटेक के अंदर एक लैंग्वेज है, मैथ कंपलसरी है, और तुम्हारा क्या है? जीटी। यानी कि अब तुम यहां पे बीटेक करना चाहते हो तो तेरे पास एक लैंग्वेज प्लस एक डोमेन, प्लस में क्या होना चाहिए बेटा? वो डोमेन कौन सा है? डोमेन है तेरे पास मैथ का, ठीक है, प्लस में क्या है? एक जीटी। यानी कि मैं जो तुम्हें बोल रहा हूं, अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो ये करो, तुम लोग क्या करो, एक लैंग्वेज ले लो, चाहे इंग्लिश ले लो चाहे हिंदी ले लो, 3 डोमेन रखो, और 3 डोमेन में कौन सा रखना है? मेजर ये तो होना ही चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री या और बायोलॉजी, या फिर तुम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो तो ये तेरे पास होना चाहिए। अब इसके अलावा तुझे कोई और सब्जेक्ट है तेरे पास, फिजिकल एजुकेशन वगैरह, तो वो लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तेरा होना जरूरी है क्योंकि यहां पे तुझसे वो मांग रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और प्लस में क्या होना चाहिए? एक लैंग्वेज। तो तेरा वो एक जीटी होना चाहिए, यानी कि एक लैंग्वेज, 3 डोमेन प्लस में एक जीटी, ये तेरे पास होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो काम खराब है, क्योंकि कोर्सेज में वेरी करेगा ये, ठीक है। अब बारी आती है जो थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पे देखो, अगर आप लोग फिजिकल एजुकेशन में जाना चाहते हो, ये चीजों में करना चाहते हो, तो ये देखो तुम्हारा ये पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको अपने पास रख लीजिए और पढ़ लीजिए। अब तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इतना मैंने आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद में बारी आती है कि अगर हम लोग कॉमर्स और मैनेजमेंट के अंदर जाना चाहते हो तो कॉमर्स के लिए जो सबसे बड़ा होता है वो होता है बीकॉम ऑनर्स। तो बीकॉम ऑनर्स में अगर आप लोग जाना चाहते हो तो यहां पे 2 कॉम्बिनेशन आपके बन रहे हैं। पहला कॉम्बिनेशन क्या है? एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है, एक लैंग्वेज होनी चाहिए, या तो तेरे पास मैथ हो और कोई से भी 2 सब्जेक्ट हैं, उनमें से कम एक सब्जेक्ट कहां से होना चाहिए? B1 से, और एक सब्जेक्ट कहां से हो? B2 से, तो भी चल जाएगा, नहीं तो दोनों भी अगर वहां से होंगे तो चल जाएगा। यानी कि तेरे पास कौन सा कॉम्बिनेशन बना? 1 लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ तो होना ही चाहिए, या तेरे पास अकाउंटेंसी होना चाहिए। अगर अकाउंट्स और मैथ है तो बीकॉम ऑनर्स कर सकता है, ये अगर नहीं है तो नहीं करेगा। यानी कि तेरे पास चाहे अगर इंग्लिश है, मैथ है, अकाउंट्स है और बीएसटी है, और या फिर जो भी तुमने लिया है वो चल जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? एक लैंग्वेज, अकाउंट्स है, बीएसटी इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या फिर मैथमेटिक्स अकाउंट्स इकोनॉमिक्स होना चाहिए। इस तरीके से कॉम्बिनेशन होना चाहिए मेजर्स का, उससे तुम काम कर जाओगे। मैंने एक ही चीज बोला है कि ये मान के चलो B2 लिस्ट है ना, उसमें से तो लेना ही नहीं है, B1 लिस्ट में से सारा ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए आगे अगर हम लोग देखते हैं तो बीकॉम ऑनर्स के लिए ये तेरा क्राइटेरिया, इसमें 2 तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए। क्या बनता है? या तो एक लैंग्वेज हो, 2 सब्जेक्ट तेरा B1 से हो, एक सब्जेक्ट या B1 से B2 से होगा तो भी चल जाएगा। और दूसरा कॉम्बिनेशन कहता है वो ये है कि यहां पे लिस्ट ए से एक लैंग्वेज हो, एक डोमेन हो, वो कहां हो? B1 B2 से होगा, कहीं से भी होगा चल जाएगा, और जीटी हो। यानी कि सर इसको कोई भी कर सकता है, बीकॉम को, चाहे साइंस का बच्चा है, आर्ट्स का बच्चा है, कॉमर्स का बच्चा है, सब कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे स्पेशल नहीं मांगा है भाई। जैसे यहां पे आओ, देखो स्पेशल मांग रहा है ना कि बीएमएस करना है या बीबीए करना है, बीए वो जो तुम्हारा एफआईए करना है, तो इसके लिए क्या मांगा है? एनी वन लैंग्वेज लिस्ट 1 प्लस मैथमेटिक्स प्लस में जीटी। अगर यहां पे मैथ तेरे पास नहीं है ना तो तुम इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया बात? क्लियर है तुम्हारा? क्लियर है?
समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगर मैं बीए ऑनर्स यहां पे करना चाहता हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो ये तुम्हारे पास है, यानी कि यहां पे मैथ जरूरी है। मैथ जिनके पास है वो कर सकते हैं, यानी कि सर यहां पे भी अगर साइंस का जाना चाहे तो जा सकता है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज है, मैथ उसके पास होती है, और जीटी ले ले। यानी कि अगर कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स वालों के लिए भी यही है। इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद में अगर वोकेशनल स्टडीज के कोर्सेज करना चाहते हो तो ये तुम्हारे पास होने चाहिए। ठीक है बेटा। अब मैं आता हूं आपको बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बता देता हूं, जिससे आपको पता रहे। बेटा देखो, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करता हूं ना, तो ये तुम्हारे पास होना चाहिए। देखो, अगर चाहे तुम लोग कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, साइंस, अगर साइंस के हो ना बेटा, तो साइंस के लिए तेरे पास क्या होना चाहिए? अगर तुझे सबके लिए एलिजिबल होना है ना, तो एक लैंग्वेज होनी चाहिए। लैंग्वेज इंग्लिश हो, हिंदी हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में 3 डोमेन होने चाहिए। अब मैं तो यही बोलूंगा एज ए तुम्हारा बड़ा भाई कि 3 डोमेन कौन से लो, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लो, बस खत्म बात। और अगर तुम लोग ह्यूमैनिटीज वगैरह में जाना चाहते हो, ह्यूमैनिटीज में और उनमें जाना चाहते हो, तो इसके साथ अगर ये तो 3 होने चाहिए। अगर इसके साथ फिजिकल एजुकेशन है चल जाएगा, इसके साथ फिजिकल एजुकेशन है चल जाएगा, क्योंकि वो क्या करेंगे, बेस्ट ऑफ 3 उठा लेंगे। प्लस एक जीटी ले लो, बस खत्म बात। ये तेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर ये तेरे पास है तो तू हर कोर्स के लिए एलिजिबल है। सेकंड में आओ, अगर कॉमर्स की मैं बात करता हूं तो कॉमर्स के अंदर भी यही है बेटा, क्या है, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन होने चाहिए, प्लस में एक जीटी हो। और इसी तरीके से आर्ट्स के अंदर भी यही होने चाहिए। और मैंने क्या बोला है तुम्हें, एक ही चीज बोला, आर्ट्स के में यही होना चाहिए। लेकिन क्या लेना है तुम्हें, B1 और B2 का ध्यान रखना भाई। B1 में कौन होता है? B1 में वो होता है सर जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और B2 में कौन होता है? बोले सर वो जो हमारे क्या होते हैं, माइनर, जिनको हम लोग मजबूरी में लेते हैं, जिनको हम लोग इधर पास नहीं हो सकते तो कम से कम एक में उधर पास हो जाए। तो इसलिए आपको फोकस ये करना है कि B1 से कम 2 लेना जरूरी है। 3 ले लोगे तो बहुत अच्छा है। इधर से 1 ले लो या ना भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन इधर से अगर यहां से तुम 2 ले रहे हो तो यहां से तुम्हारे पास 1 होना चाहिए। अगर तीनों यहां से ले लेते हो ना, तो भैया इधर से 0। भैया ये मान लो वेल एंड गुड चीज बताइए कि तीनों के तीनों मेजर उठा लो यार, अलग से पढ़ने की झंझट ही खत्म, अलग से पढ़ने का झंझट ही खत्म। तो इसलिए जाके आप लोग कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है यार। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, इतनी गारंटी है। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि क्या मेहनत समझ में आई नहीं आई। यानी कि मेजर जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो मैंने तुझे यहां पे बता दिया है। एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जीटी। क्या क्या लेना है मैंने तुम्हें बता दिया। B1 की लिस्ट की स्क्रीनशॉट रखना अपने पास, B2 का भी रखना। लेकिन अगर जो चीजें हैं, देखो मैंने सारी एलिजिबिलिटी अब बता दी है, अब तुम खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट ये तुम्हारे को रखना है, इतना तो मिनिमम रखना ही रखना है, ठीक है बेटा। अब बारी आती है कि सर यहां पे मैंने विकेशनल बता दिया बेटा, ठीक है, विकेशनल कोर्सेज मैंने बता दिया है। अब इसके बाद में अब बात आती है कंपटीशन की। देखो कंपटीशन की बात की जाती है तो 2022 के अंदर रजिस्टर्ड करने वाले बच्चे थे जो CSCS पोर्टल के ऊपर 2,17,653 इतने लोगों ने रजिस्टर्ड किया। CUT के अंदर तो बहुत लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन रजिस्टर्ड इतने ने किया। फाइनल सबमिट यानी कि जिन्होंने फी पेमेंट कर दिया था वो 1,76,000 के आसपास थे। यहां पे तुम लोग जाओगे 2023 के अंदर यह आंकड़ा बढ़ गया, 3,04,000 बच्चे थे, 699 इतने बच्चे थे जिन्होंने रजिस्टर्ड किया था, इतनों ने फी पेमेंट की थी। फी पेमेंट का मतलब है कि जो 250 और 100 रुपए की फीस है उतना ने पे कर दी थी। लेकिन अब 2024 के अंदर बेटा ये कंपटीशन बढ़ने वाला है, लगभग ये 350 तक, 3.5 लाख तक पहुंच जाएगा और ये 2.8 लाख तक पहुंच जाएगा। तो ये कंपटीशन आपको ध्यान रखना है। सेफ स्कोर क्या कहता है? अगर सेफ स्कोर की मैं बात करता हूं तो बेटा नॉर्थ कैंपस टारगेट कर रहे हो, अगर तेरा 800 में से कैलकुलेट हो रहा है तो 700 प्लस स्कोर होना चाहिए। साउथ कैंपस के लिए 650 और ऑफ कैंपस के लिए इतना तेरे पास होना चाहिए। अगर मैं जाता हूं 600 में से तो इतने से प्लस तेरा किसके लिए होना चाहिए? नॉर्थ कैंपस, ये साउथ कैंपस, ये ऑफ कैंपस। अब बात आती है कि सर ये किसके लिए? ये बेटा जर्नल वाले कैंडिडेट्स के लिए। SC ST तो फिर उसके अकॉर्डिंग चीजें होती हैं, लेकिन जर्नल वालों को तो ये मान के चलना है नॉर्थ कैंपस चाहिए तो 700 प्लस ही होना चाहिए, ये सेफ स्कोर है। इसके अलावा अब सबसे बड़ी बात कि कैसे प्रिपरेशन करना है। तो बेटा देखो प्रिपरेशन यहां पे स्कोर चाहिएगा, स्कोर चाहिए के लिए सबसे बेस्ट तरीके से तैयारी करनी है, सबसे बेस्ट तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो उसके लिए आप लोग हमारा जो अड्डा 24/7 के प्रीमियम कोर्सेज है उनके साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि बेटा यहां पे सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपकी गाइडेंस भी जरूरी है, परफेक्ट स्ट्रेटेजी जरूरी है, और पेपर के अंदर स्कोर लेके आओगे वो भी जरूरी है, पूरी काउंसलिंग भी जरूरी है, सारी चीजें जरूरी है। तो उसके लिए आप लोग यूज कर सकते हो Y485, ये कोड है, इसको Y485 कोड लगा के आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो। तो जाइए इसके अंदर एनरोल कर लीजिए। सेकंड चीज, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोग अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और ऐप पे जैसे डाउनलोड करोगे तो फिजिक्स बाय गजेंद्र सर है, इसको आप लोग क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। इसमें क्या होगा कि आप सभी को सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी अपडेट्स वगैरह जो भी चीजें हैं सब कुछ मिल जाएंगी, पढ़ाई से रिलेटेड भी चीजें मिलेंगी, जिससे आप लोग जुड़ पाओगे अड्डा 24/7 ऐप के ऊपर ही, ठीक है बेटा।
थैंक यू सो मच। अब सबसे इंपॉर्टेंट कैसे आपको एनरोल करना है वो भी मैं आप सभी को 1 मिनट के अंदर बता देता हूं, जिससे आपको पता लग जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हो तो एनरोल करने के लिए आप सभी को क्या करना है बेटा, यहां पे गूगल पे जाना है। जैसे ही बेटा गूगल पे जाओगे तो यहां पे टाइप करना है अड्डा 24/7, अड्डा 24/7 टाइप करना है। जैसे यहां पे जाओगे तो ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे जाओगे तो अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है। फिर उसके बाद में देखो सीयूटी पे क्लिक करना है। सीयूटी के बाद में ये आपका पास आ जाएगा, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, जिसके भी हो आप लोग उसमें जा सकते हो। चाहे आप लोग लैंग्वेज और जीटी की बात करते हो तो इसमें भी आप लोग क्लिक करके जा सकते हो अगर आपको लेना है तो, और ये पीजी के बच्चे हैं वो भी जा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि आप लोग मान लीजिए आर्ट्स के स्टूडेंट, तो आर्ट्स पे क्लिक कर दिया। यहां पे देखो जितने भी लेटेस्ट बैचेस आते हैं वो सारे मिल जाएंगे यहां पे आप सभी को। जैसे लेटेस्ट बैच आपका क्या है, ये निपुण है। इसके अलावा एक चीज मैं आप सभी को बोलूंगा कि अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हो तो महापैक में करना, क्योंकि पिछली बार बच्चे ये थे कि एक बैच को पढ़ने के बाद में दूसरे बैच में भी जा रहे थे, तीसरे बैच में भी जा रहे थे, उनको उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे थे। तो महापैक में भी जा सकते हो, किसी में भी आप लोग जा सकते हो। लाइव और रिकॉर्डेड आप सभी को सारी चीजें इसके अंदर मिलने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूं, कोई सा भी जो आप लोग एनरोल करना चाहते हो तो उसके अंदर उस पर क्लिक करना है। यहां पे आप सभी को सारे फीचर्स मिल जाएंगे। यहां पे आपको जाना है बाय नाउ पे, और बाय नाउ पे जाते हैं यहां पे क्या है, एक कूपन कोड लगाना है जो मैंने बताया था, क्या है, Y485। जैसे भैया Y485 लगाओगे, देखो ये रहा, इस पे 17% का ऑफ आप सभी को मिल जाएगा। कभी कभी ये 20% का भी ऑफ होता है, तो इसके थ्रू आप लोग अपनी तैयारी उसको कर सकते हो और एनरोलमेंट कर सकते हो यूजिंग द कोड Y485। क्या है बेटा, कोड याद रखिएगा, जो है आप सभी का इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट जो कोड है वो क्या है, Y485। इसके अंदर आप सभी को सारे लेटेस्ट पैटर्न पे बेच, महापैक अगर लोगे तो इसके अंदर बुक्स भी आप सभी के घर पे डिलीवर कर दी जाएंगे। अगर महापैक नहीं लेते हो, नॉर्मल बैचेस लेते हो, तो उसके अंदर ई बुक मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, हर एक वो चीज जो तेरे सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड हो सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगी। बस याद रखिएगा कोड Y485 और जाके इसके अंदर एनरोल कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि अब आपके डाउट्स दूर हुए या नहीं हुए। अब कोई भी अगर इतने सभी डाउट हो तो बताइएगा, आपके लिए वीडियो लेके मैं आप सभी के लिए आ जाऊंगा। और जरूर से जरूर अपने दोस्त तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच पाए। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियोस में अड्डा 24/7 CUT चैनल के ऊपर।